अरे ये क्या, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने नरेंद्र मोदी सरकार की ट्रोलिंग कर दी। लगता तो कुछ ऐसा ही है। ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के एक प्रोग्राम में जब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति उठे, अक्सर लोगों के मन में यह था कि भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे सरकार की, जैसा कि वो हमेशा करते आए हैं, या फिर ये बताएंगे कि किस तरीके से विपक्ष ने उनको इतना आहत किया है कि आज तक किसी ने उनको इतना आहत नहीं किया है, जैसे कि पार्लियामेंट में होता रहा है। हो सकता है वो रो दें, जैसे कि उनके आंसू भी आ जाते हैं, सेंसिटिव है ना वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन जब उपराष्ट्रपति खड़े हुए तो उन्होंने एक एक करके जो बोला, ऐसे लग रहा था कि वो मोदी सरकार की आज ट्रोलिंग करने के मूड में आए हैं। पूरा सच क्या है, उन्होंने क्या बोला, क्या कहना चाहा, बात में वजन दिखती तो है, लेकिन वास्तविकता क्या है, ये सारी चीजें आज आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय, आप देख रहे हैं इशारों में। तो आइए एक एक करके बयान सुनते हैं। सबसे पहला बयान वो खड़े हुए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी, जिसे कहते हैं ICAR CIRCOT, इसका सेंटेनरी फंक्शन यानी कि इस संस्था के 100 साल पूरे हुए थे। फूल वूल लगा हुआ था, मंच पर माइक लगा हुआ था। इस फंक्शन में ICAR के जो प्रमुख हैं वो मौजूद थे। इसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान वो भी मौजूद थे और उपराष्ट्रपति भी मौजूद थे। माइक जैसे ही आया उपराष्ट्रपति के पास तो सब लोगों ने सोचा कि हमारी संस्था 100 साल पूरे, अच्छी बात होगी, प्रीमियर इंस्टीट्यूशन कहा जाएगा, 100 साल का एक इतिहास, उसके बारे में बातचीत होगी। लेकिन जब बोलना शुरू किया उपराष्ट्रपति ने, तो सबसे पहला कमेंट उन्होंने बोला है कि मेरे लिए बहुत आसान है आप लोगों की तारीफ कर देना, लेकिन आज मैं वो नहीं करूंगा। आइए सुनते हैं उनका बयान। दिस इज एन ओकेजन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। दिस इज एन ओकेजन टू पुट द स्ट्रेटेजी इन प्लेस। अपने कितनी बात कर लें, आज के दिन ग्रामीण व्यवस्था, आज किसान परेशान है, पीड़ित है, आंदोलित है। यदि अगर संस्थाएं जीवंत होती, योगदान करती, ये हालात कभी नहीं आते। ये आप और हमारे सामने प्रश्न है। तो आपने सुना, उपराष्ट्रपति कहते हैं कि ये चिंतन का समय है, किसान आंदोलित है। अगर ये संस्था काम कर रही होती तो किसान आंदोलन न कर रहा होता। इससे जुड़े हुए कुछ और बयान भी सुन लेते हैं और उसके बाद फिर उपराष्ट्रपति के इन बयानों का भी विश्लेषण करेंगे, इनकी भी एक रियलिटी चेक करेंगे। एक और बयान उनका है जिसमें वो अर्थव्यवस्था की बात करते हैं कि हम लोग 2047 तक ये हो जाएंगे और 2037 तक ये हो जाएंगे, विश्व में इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। उसमें किसान अपने आप को कहां पाएगा, आइए उसका उनका जो वर्णन है उसको सुन लेते हैं। आपके लिए चुनौती है, जब कोई भी सरकार वादा करती है और वो वादा किसान से जुड़ा हुआ है, तो हमें कभी कोई कसर नहीं रखनी चाहिए। किसान हमारे लिए आदरणीय है, प्रातः स्मरणीय है, सदैव वंदनीय है। मैं खुद कृषक पुत्र हूं, मैं जानता हूं किसान क्या कुछ नहीं झेलता है और हमारा अन्नदाता है। क्या इस देश में 75 साल के बाद इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हमने क्रिएट कर दी हैं और किसान आज भी अपने उत्पाद की कीमत के लिए तरस रहा है। कृषि उत्पाद कितना बड़ा व्यापार है। मैं चुनौतीपूर्ण प्रश्न करता हूं, आपकी संस्थाओं ने किसान को उसमें जोड़ने के लिए क्या किया? भारतीय अर्थव्यवस्था जो आज ऊंचाई पर है, 5वीं महाशक्ति हैं हम दुनिया में, तीसरी बनने वाले हैं। पर एक बात याद रखिए,
भारत को विकसित राष्ट्र का दर्जा मिलना है तो हर व्यक्ति की आय को 8 गुना करना है। उस 8 गुना करने में सबसे बड़ा योगदान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का है, किसान कल्याण का है। और जब हम किसान के मन को अशांत देखते हैं, माननीय कृषि मंत्री जी ने ठीक कहा, मैं उनके सुर में सुर मिलाता हूं। किसान के लिए जितना कम किया जाए कम है। तो आपने ये दो बयान सुने जिसमें उपराष्ट्रपति ये याद दिला रहे हैं इन संस्थाओं को कि ये संस्थाएं अगर अच्छे से काम कर रही होती तो किसान आंदोलन नहीं कर रहा होता। लेकिन उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट कब बने और उससे पहले वो क्या थे? वो गवर्नर थे उससे पहले बंगाल के, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर वो काफी लंबे समय से बैठे हुए हैं। एकदम से आज ये बात याद आना ये अपने आप में थोड़ी सी अखरती है। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने ऑफिस यानी कि इस पोजीशन पर वो आए 11 अगस्त 2022 को। 11 अगस्त 2022 से लेकर के अब तक अनेकों किसान आंदोलन हो चुके हैं। इस बीच किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसानों के मरने की भी खबर आ चुकी है। कई बार अलग अलग जगहों पर किसान आंदोलन कर चुके हैं और ऐसे में अब यह बात सामने आना, ऐसा क्या बदला उपराष्ट्रपति के लिए कि उनको एकदम से यह जरूरत महसूस हुई कि वो ट्रोलिंग करें? अगला बयान लेते हैं उनका। वो कहते हैं कि अंदर झांकने की जरूरत है। इन संस्थाओं को, ये जो अलग अलग संस्थाएं हैं, इनको अंदर, अपने अंदर झांकने की जरूरत है। ये बयान सुनते हैं। हमें अंदर झांकने की आवश्यकता है कि अब तक हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए। क्या दुनिया में कृषि का विकास नहीं हो रहा है? तकनीकी नहीं आ रही है? यह सोचने की बात है। मैंने 2 दिन पहले मेरी चिंता व्यक्त की थी कि किसान आंदोलित है। मैंने किसान भाइयों से आह्वान किया था कि हमें निपटारे की ओर बढ़ना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया को एक संदेश दिया कि मसला कितना ही बड़ा हो, विवाद कितना ही गंभीर हो, उसका समाधान बातचीत से है और विश्व स्तर पर कूटनीति से है। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी इस बयान में, वो गुस्से में भी दिख रहे हैं, वो इरिटेटेड भी दिख रहे हैं और बार बार संस्थाओं से सवाल पूछ रहे हैं कि आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर, आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। इसके बाद ICAR, आप भी अपने अंदर झांकिए, सब अपने अंदर अंदर झांक लें। लेकिन उपराष्ट्रपति अपने अंदर कब झांकेंगे? और वो इसलिए क्योंकि यही ICAR, यही मोदी सरकार और यही एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उस समय कोई और थे और अब कोई और है, तो ये बहुत कन्वीनियंट है शिवराज सिंह चौहान को ये बोल देना कि आप देखिए, आपको ये काम करना है। तो ये बात 2022 से जब आप ऑफिस में हैं तब आपने पिछले एग्रीकल्चर मिनिस्टर को बोली। 2 साल का तो एक इंटरलैप हुआ था, तब के इस तरीके के तीखे बयान तो देखने को नहीं मिले हैं। दूसरी एक चीज आप और नोटिस कीजिए कि किस तरीके से किसानों की समस्या का समाधान ढूंढने का पूरा टीकरा उपराष्ट्रपति के हिसाब से कृषि मंत्री पर है, ICAR जैसी संस्थाओं पर है, प्रधानमंत्री पर नहीं है। उन्होंने अपने बयान में बोला, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कॉन्वर्सेशन इज अ वे फॉरवर्ड, बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। लेकिन एक के बाद एक तमाम आंदोलन में किसानों का यह कहना है कि जब जब उन्होंने बात करने का प्रयास किया है तब तब उनको बुलडोजर का, कीलों का और सड़क जाम का, बैरिकेड का, पुलिस व्यवस्था का सामना करना पड़ा है, वाटर कैनन का सामना, रबर बुलेट्स का सामना। याद कीजिए, अभी पिछले साल की ही बात है, फरवरी 2024 की, इसी साल फरवरी 2024 की, जब किसान दोबारा शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर आ रहे थे और उनको प्लास्टिक पेलेट्स से मारा गया, उनको पीछे रखने के लिए।
अब आप सोचिए कि यह कौन सा डायलॉग है जिसके बारे में बातचीत हो रही है। उस समय उपराष्ट्रपति कुछ क्यों नहीं बोले? चलिए, ये तो पुराने प्रकरण हो गए ना, एकदम ताजा प्रकरण ले लेते हैं। अभी नोएडा के बॉर्डर पर किसान बैठे थे, वो बहुत दिनों तक बातचीत करके, डायलॉग करके ही आंदोलन अपना दिल्ली लेकर के आए। उनको संसद जाना था। उनका यह कहना था कि प्राधिकरण हमारी बात ही नहीं सुन रहा, डायलॉग तो हम करना चाह रहे हैं। उसके बाद एक आश्वासन पर यह कहा गया कि चलिए आपकी बात हम सुनेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, हम दलित प्रेरणा स्थल पर बैठ रहे हैं, यहां बैठ करके हम लोग अपना आंदोलन करेंगे, तब तक आपको जो भी सोचना है, जो समझना है वो समझिए। बात डायलॉग की कर रहे थे किसान, डायलॉग की ही बात हो रही थी। लेकिन उसके अगले ही दिन क्या हुआ? तस्वीरें आई कि जबरदस्ती इन किसानों को, जो ट्रैफिक भी ब्लॉक नहीं कर रहे थे, अब दूसरे दिन दलित प्रेरणा स्थल पर बैठे थे, बसों में भर भर के इनको जेल में ठूंस दिया गया। तो ये कौन से संवाद की बात उपराष्ट्रपति कर रहे हैं? और ये क्रोध उनका हमेशा ऐसे लग रहा है जैसे कि एक कृषि मंत्री के खिलाफ निकल रहा है, कुछ सरकारी बाबुओं के खिलाफ निकल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को क्लीन चिट देते हुए दिख रहे हैं। जब 3 कृषि कानून आए थे तो ये 3 कृषि कानून लाने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार थी। इसका बखान करने वाले भी प्रधानमंत्री खुद थे। और जब 13 महीने तक आंदोलन चला तो उसको रिपील करने वाले भी प्रधानमंत्री खुद थे कि उनकी तपस्या में कमी रह गई। सुनिए उनका उस समय का प्रधानमंत्री का बयान। शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। अब ऐसे में उपराष्ट्रपति जो अगस्त 2022 से अपने ऑफिस में कार्यरत हैं, उनको ये किसानों की टीस आज क्यों दिखाई दे रही है? आज ट्रोलिंग क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे वजह क्या है? यह एक महत्वपूर्ण बात है। आइए आगे चलते हैं और उनका एक और बयान देखते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि क्या बीजेपी ने कोई वादा किया था, क्या सरकार ने कोई वादा किया था किसानों से, जिसको लेकर के किसान आंदोलित है, आंदोलन कर रहा है। सुनिए उनका बयान। विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था, और वादा किया गया, वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। तो आपने सुना, उपराष्ट्रपति बार बार कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछ रहे हैं कि आपके प्रीडिसेसर्स, आपसे पहले जो थे, उन्होंने क्या लिखित में कोई वादा किया था किसान से? लिखित में कुछ वादा किया था? बार बार एक क्यों देना कि लिखित में तो कुछ है ही नहीं, वो तो आश्वासन थे, मुंह बोले आश्वासन थे। सरकार को एक क्लीन चिट देने की कोशिश। लेकिन यहीं पर आता है बीजेपी का 2014 का मैनिफेस्टो। आप 2014 के बीजेपी के मैनिफेस्टो के पेज नंबर 27 पर अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि एग्रीकल्चर सेक्शन में पॉइंट नंबर 2 बहुत क्लियरली इस बारे में बात कर रहा है कि हम कोशिश करेंगे कि किसानों को उनकी लागत पर 50% एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिले। अब ये क्या है? दरअसल ये स्वामीनाथन कमीशन के रिकमेंडेशंस हैं, उनके सुझाव हैं। किसानों का पूरा आंदोलन एमएसपी को लेकर के जो हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्वामीनाथन कमीशन रिकमेंडेशंस को लागू कराने के लिए। 2014 के बीजेपी के मैनिफेस्टो में यह चीज लिखी भी हुई है। ऐसे में यह बोलना कि क्या आपने लिखित में कुछ दिया है, तो बीजेपी के अपने ही 2014 के मैनिफेस्टो में है, जिस बात को 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तो ऐसे में उपराष्ट्रपति बार बार घूम घूम के जब कहते हैं कि लिखित में कुछ दिया है आपने, और दिया है तो उसके बारे में बताइए, तो लिखित में तो मैनिफेस्टो में है, उसके अलावा आपको और क्या लिखित में चाहिए?
ये लिखन पढ़न की बात अब जब वाइस प्रेसिडेंट कर रहे हैं तो इसके मायने क्या है। इसके अलावा वो एक इन्फ्लेशन के बारे में भी बात करते हैं। ये बयान उनका है जिसमें वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की चिंता है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा अगर किसानों को एमएसपी दे दी जाएगी। फिर वो एक तर्क देते हैं जिसमें उनका ये कहना है कि इन्फ्लेशन किसानों को आप जो भी दोगे उससे 5 गुना ज्यादा पाओगे। आइए सुनते हैं उनका बयान। किसान को जो भी कीमत देंगे उसका 5 गुना देश को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वी हैव टू डिफाइन आवर प्रायोरिटीज। हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी, बट वॉट आई सी बिफोर माई आईज इज lack of directional approach. Can we create a boundary between the farmer and the government? जिनको लगाना है गले उनको दुत्कार नहीं किया जा सकता है। मेरे कठोर शब्द हैं, पर कई बार बीमारी के इलाज के लिए कड़वी दवाई पीनी पड़ती है। अब उपराष्ट्रपति का यह बयान कुछ उन अर्थशास्त्रियों से मेल खा रहा है अब जिनका यह कहना है कि आप आसानी से एमएसपी अगर चाहें तो दे सकते हैं, ये इतना बड़ा बर्डन, टैक्स बर्डन नहीं होगा। जैसे एक अनुमान के मुताबिक बहुत सारे प्रवक्ता जब किसान मांग रहे थे और आंदोलन फरवरी 2024 में चल रहा था, उनका यह कहना था कि 40 लाख करोड़ रुपए सरकार को देना पड़ जाएगा, हमारी अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी, हम लोग बैठ जाएंगे। इस तरीके के बयान दिए जा रहे थे। आज उपराष्ट्रपति का यह मानना है कि नहीं, उससे 5 गुना और ज्यादा पा जाओगे। उनका यह कहना है कि जब गेहूं से ब्रेड बनती है तो गेहूं का दाम देख लीजिए और ब्रेड का दाम देख लीजिए, कितना फर्क है। या दूध देख लीजिए, दूध उत्पादन के टाइम पर जब लिया जाता है और उसके बाद जब उससे आइसक्रीम बनती है तो उसके दाम में कितना फर्क है। अब ये शायद कुछ हद तक एक सतही जानकारी है। क्यों? क्योंकि गेहूं के बाद प्रोसेसिंग हो करके वो ब्रेड बन रही है। बात इसकी हो ही नहीं रही है। बात किसानों द्वारा कहा जा रहा है कि हमारा जो मूल है, जो हम पैदा कर रहे हैं, उस पर उसका उचित दाम हमको क्यों ना दिया जाए। आज तक किसी भी किसान संगठन के मुंह से हमने ये नहीं सुना है कि ब्रेड बहुत महंगी बिक रही है, इस वजह से हमारा गेहूं जो है वो महंगे में खरीदा जाए। ब्रेड जिस दाम में बिक रही है वो उस दाम में बिके। लेकिन क्या गेहूं पर एमएसपी या अलग अलग जो भी किसान उगा रहा है उस पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस वादा अनुसार क्या नहीं दे देना चाहिए C2+50 फॉर्मूले में? यानी कि आपकी टोटल लागत लगाने के बाद जो पैसा बचा उसके ऊपर 50% ये आपकी वैल्यू हो जाए जिस पर आपका सामान खरीदा जाए बाजार में। अब क्योंकि ये बात इन्फ्लेशन की हो रही है, क्योंकि ये बात हो रही है कि अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी, हमने एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री रतिन रॉय से कुछ महीने पहले बात की। सवाल उनसे यही पूछा गया कि क्या अर्थव्यवस्था वाकई डगमगा जाएगी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्या विचार जानना चाहता हूं कि क्या अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी अगर स्वामीनाथन रिकमेंडेशंस लागू हो जाए। वित्तीय दृष्टिकोण से एक बात बहुत कम लोग समझते हैं, मैं भी नहीं समझा था जब तक मैं 40-45 साल का उम्र में नहीं हुआ। वो बुढ़ापे का एक बड़ा फायदा हुआ। लेकिन हमारा एक बहुत ही महान अर्थशास्त्र है अंग्रेजी, केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स बोलते हैं। केन्स ने एक बार कहा था और मुझे 20 साल लगे समझने के लिए। मैं अंग्रेजी में बोलता हूं, आप अनुवाद कीजिए। जी जी। इफ यू कैन डू इट यू कैन अफोर्ड इट। अरे वाह, अनुवाद कीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो आप उसका खर्चा भी वहन कर सकते हैं। जी। जब भी कोई वित्तीय संकट आता है, खास वित्तीय संकट खास तौर पे, वो आता है इस वजह से कि आपने जो कहा आप करेंगे उसको आपने ठीक से नहीं किया। जो भारत में निवेश करते हैं, वित्तीय संकट क्यों होती है? जो हमारे सेना में वित्तीय संकट है उसका एक बहुत ही बड़ा कारण क्या है कि जब हम कोई ब्रिज बनाते हैं, हमें 3 साल में बनाना है, हम 5 साल लगाते हैं। तो फिर कॉस्ट एस्केलेशन होता है, दाम बढ़ते हैं,
फिर पैसे कम हो जाते हैं, फिर आधा ब्रिज बनता है, एक ब्रिज नहीं बनता है, जो ब्रिज के साथ बनना चाहिए उसके आसपास क्योंकि दाम बढ़ गए वो नहीं बनते हैं, तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं क्वालिटी पे, ब्रिज गिर जाता है, फिर ब्रिज बनाना पड़ता है। ठीक है, मेंटेनेंस पे कम पैसे देते हैं क्योंकि मेंटेनेंस के पैसे खत्म हो गए, क्योंकि सारा पैसा ब्रिज में बनाने में चला गया। Correct. महल बनाओगे उसको झाड़ू करने का पैसा नहीं है, तो महल तो गिरेगा ही। फिर वित्तीय संकट होगी। इस वजह से नहीं कि आपने महल बनाने की डिसीजन ली थी, इस वजह से कि आपने महल टाइम पे नहीं बनाया, और जो आपने कहा था खर्चा होगा उसी उसके पैरामीटर्स में, उसके वो आप उसके सीमा में आपने खर्चा नहीं किया, बहुत ज्यादा किया। फौज में भी ये होता है, हम लोग कहेंगे कि एक पनडुब्बी खरीदते हैं 10, तो उसका एक एस्टिमेट होता है, वो पनडुब्बी खरीदते खरीदते 15 साल लग जाते हैं, कॉस्ट ट्रिपल हो जाता है, फिर कहते हैं भाई पनडुब्बी बड़े महंगे हो गए। ये रफाल के साथ हुआ था। तो स्वामीनाथन कमेटी के जो इंप्लीमेंटेशन प्लान है, अगर उसके बारे में हम एक योजना बनाए और उसको हम अगले 8-10 साल में एग्जीक्यूट करें और टाइम पे एग्जीक्यूट करें, तब मैं आपको गारंटी देता हूं, मोदी जी तो देती गारंटी आपको, लेकिन मेरा गारंटी दे दीजिए कि कोई वित्तीय संकट नहीं आएगा। तो रतिन रॉय का आप बयान सुन रहे हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर आप ठान लें करना तो आप कर सकते हैं, प्रावधान निकल आएगा, लेकिन अगर आप मान के बैठे हैं कि नहीं होगा तब तो नहीं ही होगा। यह अर्थशास्त्रियों की भी एक राय है। अब इसके अलावा उपराष्ट्रपति अलग अलग संस्थाओं को कुछ भी बोलें, जैसे कि उनका एक बयान अब मैं जाते जाते आपको सुनाता हूं, जिसमें वो ICAR और अलग अलग जो सरकारी संस्थान हैं उनके ऊपर भी सवाल पूछ रहे हैं। उनका ये कहना है कि मैं गया औचक निरीक्षण करने और आपके संस्थान में मैंने किसानों के लिए जो संस्थान है उसमें किसान ही नहीं पाए। सुनिए ये बयान। साहब, ये तो आपकी संस्थाओं को स्टार्टअप करने थे, मैंने घंटों बिताए हैं उन विजन डॉक्यूमेंट को पढ़ने में, गतिविधियों में, और मैं आपके करीब 10 संस्थाओं में गया हूं। आप तक मेरा मैसेज मिला होगा। मैंने मेरी अप्रसन्नता गंभीर रूप से व्यक्त की है। तो मेरा जैसा व्यक्ति जाता है संस्था में, कुछ तो जीवंत होना चाहिए। वहां कोई भी मुझे मिलता है किसान दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है, चाहे बीकानेर हो चाहे हरियाणा हो। मानकर चलिए अपने रास्ता भटक गए हैं, हम उस रास्ते पर गए हैं जो खतरनाक है। उपराष्ट्रपति को एकदम से सरकारी संस्थाओं की, कृषि मंत्री की और सरकार की ट्रोलिंग करने की एकदम से क्यों सूझी है, यह तो अपने आप में एक घोर मिस्ट्री रहेगी। पर बचते बचाते ही सही उन्होंने ध्यान आकर्षित जरूर कर दिया है किसान की टीस पर। किसान साल दर साल धरना प्रदर्शन पर बैठा हुआ है, उनकी मांग नहीं बदली है, सरकार की पोजीशंस लगातार बदलती जा रही हैं। ऐसे में क्या उपराष्ट्रपति की सरकार की ट्रोलिंग उनके खिलाफ चली जाएगी, या उनकी कही हुई ये बात और उसकी तीव्रता सरकार को मजबूर कर देगी कि कम से कम अब सुध ले लें, थोड़ा ज्यादा सुध ले लें किसान की। इशारों में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।